हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर 1 के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर 1 डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लियरिंग योर जेआरएफ एग्जामिनेशन, राइट। सो पेपर 2 पे तो हमें ध्यान देना ही है, बट साथ ही साथ हमें पेपर 1 को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने पेपर 1 के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, जिससे मैंने 100 में से 74 मार्क्स स्कोर किए थे इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी, कौन सी बुक यूज करी थी एंड ऑल दैट स्टफ, वो मैं आज आपको क्लियरली इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जो पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये मैंने सिलेबस का प्रिंट निकलवा लिया था एट द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो मुझे प्रिंट करवा के पढ़ना और टिक करना ज्यादा बेटर लगता था। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन कॉपी भी रख सकते हो। तो पेपर का सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से एक बार गो थ्रू करो कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद एनालाइज करो एक बार कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा टफ है और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आसान है। मतलब पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, सो विच यूनिट इज स्ट्रॉन्गर एंड विच यूनिट इज वीकर। एक बार पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कहाँ पे कम मेहनत करने की जरूरत है। अब यूजुअली अगर देखा जाए तो पेपर 1 की जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं और थोड़ी जो डिफिकल्ट भी होती हैं, वो सबसे पहली तो होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट। तो यूनिट नंबर 6, then is the unit number 9 and 10 कि इनमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन भी चाहिए होता है। और अगर आपका मैथ्स कमजोर है, जैसे मेरा भी था, मेरी भी मैथ्स बहुत वीक है, तो मेरे लिए यूनिट नंबर 7 डाटा इंटरप्रिटेशन एंड यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सारे जो टॉपिक्स थे ये मुझे बहुत टफ लगे थे एज कम्पेयर टू अदर यूनिट्स जो आपके पेपर 1 में दे रखी है फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो मैं जब अपना पेपर देने की तैयारी स्टार्ट कर रही थी, सबसे पहले मैंने पेपर 1 में यही डिफरेंशिएट किया था, क्योंकि मेरा मैथ्स भी वीक था तो 2 यूनिट जो थे वो एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे उसके साथ। तो ये सारे यूनिट्स मुझे पता था कि ये मेरे वीकर जोन्स हैं, वीकर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। ये सारे इजियर यूनिट्स हैं एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो इस बात के साथ रिलेट कर पाएंगे कि जो टॉपिक्स मुझे मुश्किल लगे हैं वही बहुत सारे बच्चों को भी मुश्किल लगते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक सिलेबस आ गया, आपने अच्छे से अपना सिलेबस गो थ्रू कर लिया और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चल गई है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक अच्छा क्वालिटी का रिसोर्स। आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसकी कोचिंग भी ले सकते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बुक यूज करी थी अर्पिता कारवा की। सो दिस इज नॉट अ पेड वीडियो और अ प्रमोशन वीडियो, दिस इज द एक्चुअल थिंग विच आई यूज। तो मैंने सिर्फ एक ही बुक रेफर करी थी। इससे पहले मैंने मदान की भी बुक रेफर करी थी, बट मदान की बुक मुझे बहुत हार्ड लगी थी, जो ऑनलाइन अवेलेबल थी पीडीएफ में। मुझे लेटेस्ट एडिशन का नहीं पता है उसकी, बट वो मुझे नहीं सही लगी थी। उसका शायद 19th एडिशन था जो ऑनलाइन अवेलेबल था, उसका प्रिंट क्या आके मैंने पढ़ा था, तो वो मुझे कहीं से कहीं तक समझ नहीं आया था। तो मैंने अर्पिता कारवा का जो फर्स्ट एडिशन था वो परचेज किया था एंड मैंने सिर्फ उस एक रिसोर्स पे ही रही थी, उस एक रिसोर्स पे ही लिमिटेड रही थी एंड वही बुक मैंने पूरा टाइम गो थ्रू करी थी अच्छे से। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा था जहां से मैं पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली पढ़ा करती थी, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा और यहाँ कहीं आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, राइट। सो यूट्यूब चैनल्स भी बहुत लिमिटेड थे, ऐसे बहुत सारे नहीं कि सारे चैनल्स पे से जाके पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा मैंने नहीं किया था। और बुक भी मैंने सिर्फ ये एक ही रखी थी थ्योरी के लिए कि हाँ मुझे थ्योरी जो पढ़नी है वो मैं सिर्फ अर्पिता कारवा से ही पढ़ूंगी और बाकी जो होगा वो मेरे को यूट्यूब वीडियो से समझ आ जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, सैम्पल पेपर्स के लिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने ओसवाल की 2 बुक्स परचेज करी थी, एक मॉक टेस्ट वाली और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। तो पीवाईक्यूज और ये जो एमसीक्यूज होते हैं आपके, ये मैंने वहां से अपने सॉल्व किए थे, वहां से लगाए थे, राइट। सो ये मैंने आपको बता दिया अपने रिसोर्सेज विच आई यूज फॉर पेपर 1। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि आपके जो अपने रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड रखो, क्योंकि एक ही रिसोर्स से पढ़ोगे तो इट वुड बी मच बेटर। आप कोई सी भी बुक खरीद लो, हर बुक में सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कौन सी चीज कहाँ से उठ के आ जाती है आपको नहीं पता, बट आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक बेसिक ओवरव्यू आपको हर बुक में से मिल जाता है। मैंने अर्पिता कारवा रेफर करी थी, आपको जो सही लगती है आप वो बुक रेफर कर सकते हो, बट कहने का मतलब सिर्फ
ये है कि ज्यादा बुक्स पे स्टिक मत होना, 1 या 2 रिसोर्सेज ही रखो, ज्यादा रिसोर्सेज पे मत जाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस PYQs एंड MCQs। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बुक बता दिया जो मैं यूज कर रही थी, मैं ओसवाल की बुक यूज कर रही थी। आप चाहो तो आपको जो पसंद हो आप वो बुक यूज करो, इट डजंट मैटर, बट उसके अंदर आंसर करेक्ट होने चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। एंड PYQs की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आई डोंट थिंक उसमें कोई हार्म होने वाला है। इट विल बी अ ग्रेट थिंग अगर आप PYQs की डेली कम से कम अगर आप 100 to 150 PYQs डेली प्रैक्टिस करते हो ऑफ पेपर 1, देन इट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू यू। क्योंकि बहुत बार क्या होता है PYQs थोड़ा सा ट्विस्ट करके पेपर में आ जाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जैसे मैथ्स का ये क्वेश्चन था तो मैं मैथ्स के PYQs ज्यादा सॉल्व करती थी, तो वही एक PYQ एज इट इज या फिर जो सैम्पल पेपर में होगा वो वो एज इट इज मेरा एग्जाम में आया हुआ था और उसका आंसर मुझे याद था, तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सीधा मैंने वो आंसर टिक कर दिया क्योंकि वो इतनी बार मैंने सॉल्व कर लिया था। तो ये आपके साथ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर और सीधे सीधे जो आपके 2 नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखना कि जितना आप PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप प्रैक्टिस करो। दिन में कम से कम 150 से 200 PYQs तो आपको लगाने ही लगाने हैं। ये टारगेट आप अभी से लेके चलो, क्योंकि अगर अभी से लेके चलोगे तो कहीं जाके आप एंड तक बहुत अच्छे से फुली प्रिपेयर हो पाओगे और अपना जो JRF है वो निकाल पाओगे। नेक्स्ट थिंग विच आई डिड इज आई मेड अ स्टडी प्लान। तो मैं वीकली और डेली के अपने टारगेट्स रखती थी कि इस वीक में मुझे ये वाला यूनिट कंप्लीट करना है या फिर ये 2 यूनिट्स मुझे इस पर्टिकुलर वीक में कंप्लीट करने हैं और आज मतलब डेली में मुझे ये जो टॉपिक्स हैं इन पर्टिकुलर यूनिट्स के कंप्लीट करने हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना स्टडी प्लान डायरेक्ट करते हो, क्या आप अपने गोल सेट करते हो वीकली, मंथली और डेली। ये सब आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा और इसमें गाइड नहीं कर सकता बिकॉज यू नो योरसेल्फ वेरी वेल, ठीक है। आपकी जगह कोई और आके नहीं ले सकता। बट अगर आप ऐसे टारगेट बना के चलते हो, अपने आप को एक टाइमलाइन देके चलते हो, तो इट प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है और अगर कोई चीज रह जाती है, कोई चीज छूट जाती है तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है उस चीज को कवर अप करने के लिए, बकल अप करने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने किया था, सो आई यूज दैट टाइम जो प्रिपरेशन का था वेरी वाइजली, क्योंकि मेरे पास 2-2.5 महीने ही थे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 1 महीना तो इन सब चीजों को फिगर आउट करने में ही चला गया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कि मैं किस तरीके से दिन के 10 घंटे निकाल लिया करती थी पढ़ाई के लिए। तो अगर आप भी एक स्टडी प्लान बनाना चाहते हो तो आप वो वीडियो जाके जरूर देख लेना ताकि आप भी अपना जो टाइम टेबल है वो उस हिसाब से बना पाओ कि आपको वीक सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम को आप जितना अच्छे से, जितना वाइजली आप यूटिलाइज कर सकते हो अभी, उतना अच्छे से यूटिलाइज कर लो क्योंकि आपकी जो ऑलरेडी डेट है एग्जाम की वो आ चुकी है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ही होने वाला है और आपके पास अभी इनफ टाइम है। अगर आप आज से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दोगे तो भी बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो ये एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करो, हर चीज का ट्रैक रखो, दिन में आपने जितने टारगेट्स बनाए हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करो। इससे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और जो लास्ट मिनट क्रैमिंग होती है, जो नर्वसनेस होती है, उसमें कुछ पढ़ा भी नहीं जाता, वो सबसे आप बच जाओगे। Guys, these are all the things which you should need to take care while preparing for your examination. So just remember to stay consistent and use the right resources. Use only one resource, but it should be a good quality resource rather than using 10 resources, right? Also, it's a long process क्योंकि आपको रोज पढ़ना है, रोज अपने टारगेट्स अचीव करने हैं इस एग्जाम के लिए. So also take care of yourself. And if you have any queries or doubts, do let me know in the comment section below. Till then, like, share and subscribe to my channel for more informative videos.